पूरे साल की सब्सिडी एक मुश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी? और क्या जो हम यूरिया, डीएपी जो अनुमानित तरीके से लेते हैं, सपोज 1 एकड़ में 4 कट्टे अगर हमारे इस्तेमाल हुए तो सरकार की सब्सिडी हम तक 2500 रुपए से 3000 या 3500 रुपए बनी, तो क्या वो भी हमें एडवांस डाल दी जाएगी? भले ही हम यूरिया का कट्टा बाद में लें या ना लें, लेकिन एक उसके सब्सिडी अमाउंट जो है वो सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि फार्मर आईडी जो है वो इसकी एक शुरुआत है, उसके ज़रिए एक अनुमान लग गया है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, आपको कितनी यूरिया की ज़रूरत है, कितनी सब्सिडी की ज़रूरत है, और उसके बाद ही सारी चीज़ें ज़मीन पर उतर रही हैं। जी निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे? इसको विस्तार से अगर आप समझाएँगे। जी। साहिब बहुत-बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पीएम धन योजना का सवाल है, ये आने वाले दिनों में यानी भविष्य की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, जो केंद्र सरकार की तरफ से तैयार की गई है। इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे पूरे देश में राज्य सरकारों की मदद से लागू करने के लिए केंद्र सरकार जो है वो कृतसंकल्प है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जहाँ तक सवाल है कि किस तरह से किसानों को सब्सिडी दी जाएगी और कितना लाभ किस तरह के किसानों को इसके माध्यम से मिलेगा। तो जो फ़ॉर्मूला है, उसमें दुनिया भर में तमाम जो विकसित देश हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा काम जहाँ पर हुआ है, जिसमें इज़राइल जैसे छोटे देश भी शामिल हैं, लेकिन वहाँ की खेती को आज के जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो उसको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया गया है। अमेरिका हो, यूरोपीय देश हों, इन सभी देशों में उन वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए खेती के जो पैटर्न तैयार किए गए हैं, उनको भारत में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, भारत की स्थानीय जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उनके आधार पर कैसे उनको हम अपना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो सामाजिक ताना-बाना है, उसके मुताबिक हम अपने देश के किसानों को किस तरह से इन आधुनिक तकनीक से और आधुनिक पद्धति से होने वाली खेती के जो तरीके हैं, उनसे कैसे जोड़ सकते हैं। इस पर लंबे समय से काम चल रहा था। 2011 में हमारे देश में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें पूरे देश के जो 69 एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन हैं, उनमें खेती के पैटर्न को कैसे बदलना है, यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर हमने तब तैयारियां शुरू कर दी थी 2011 में ही, जबकि इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, यानी किसानों तक इसकी चर्चा नहीं पहुंच पाई थी। तब भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के जो खेती पर असर होने वाले हैं, उनका अध्ययन करके और इससे कैसे निपटना है, इस पर काम शुरू कर दिया था। अब चूँकि लगभग 15 साल हो चुके हैं और सरकार के पास एक कंप्लीट डेटा बैंक बन चुका है, जिसके आधार पर सरकार किस इलाके में किस वर्ग के किसान को किस तरह से सपोर्ट करना है, इसको लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है और इन्हीं सब तैयारियों की बुनियाद पर ये जो पीएम धन योजना है, इसका खाका तैयार किया गया है और इसमें किसानों को उनकी जोत का जो रकबा है, उसके आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, यानी वर्गीकरण किया गया है और जो छोटे किसान हैं, जो कि हमारे देश में कुल कृषक आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 3/4 यानी 75% से ज़्यादा। तो इन किसानों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, जो 2 हेक्टेयर तक की खेती के जो के कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं, जिस पर वो खेती कर रहे हैं, उनको शामिल किया गया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वर्ग था हमारे देश में, जो खेतिहर मजदूर के नाम पर जिसको पहचाना जाता था और उसको सरकारी योजनाओं से सिर्फ इस वजह से वंचित रखा गया था कि उसके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। तो ऐसे में इस वर्ग को भी जो है वो इस योजना में समायोजित करने के लिए एक बड़ी अच्छी पहल की गई है, जिसे मुझे लगता है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत स्वागत योग्य पहल है और जो खेतीहर मजदूर हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 दशकों में हमारे देश में शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है और एक बड़ी आबादी जो गाँव से शिफ्ट हुई है शहरों की तरफ, उनके पास ज़मीनों का मालिकाना हक तो है, लेकिन अब वो खेती उस पर नहीं करते हैं, खुद खेती नहीं करते हैं, बल्कि लीज़ पर जो दूसरे भूमिहीन किसान हैं, उनको अपनी ज़मीनें देकर उस पर खेती वो करवाते हैं। तो ऐसे किसान जो खुद खेती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ज़मीन के मालिक होने के कारण उनको सरकारी योजनाओं में सब्सिडी और दूसरे अन्य लाभ मिलते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, खेतीहर मजदूर के तौर पर जिनको हम पहचानते हैं, उनको
इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी संख्या एक किसानों की ऐसी भी है जो ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन खेती नहीं करते हैं, इसलिए वे इन योजनाओं का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें खुद इसका पूरा लाभ नहीं मिलना है, फसल से जो उत्पादन होगा उसका लाभ जो है वो जो किसान लीज़ पर ज़मीन लेकर कर रहा है उसको मिलेगा। इसलिए उन्होंने पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी जो योजनाएँ हैं, खेत तालाब जैसी योजनाएँ हैं, यानी जल संरक्षण से लेकर उन्नत बीज अपनाने तक तमाम ऐसी योजनाएँ हैं जिनसे मुँह मोड़ रखा है, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे में योजनाएँ चलती हैं, कागज़ों पर उनका जो है वो लाभ वितरित कर दिया जाता है, लेकिन वो लाभ सही मायने में सही किसानों तक नहीं पहुँच पाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया है और इसके आधार पर अब जो खेतिहर मज़दूर होंगे, जो लीज़ पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, दूसरे की ज़मीन को किराए पर लेकर खेती करते हैं, जिन्हें कई इलाकों में बटाईदार, हिस्सेदार तमाम नामों से पुकारा जाता है। गाँव में उनके पारंपरिक अपने पैटर्न हैं, उनके नियम कायदे बने हैं कि कैसे उन ज़मीनों पर खेती होगी, जो उपज होगी उसका बँटवारा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हर इलाके में यूपी में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, यूपी में अलग है। ये सारी की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर ये किया गया है कि जिस ज़मीन पर जो व्यक्ति खेती कर रहा है, प्रत्यक्ष तौर पर जो कृषि का कार्य कर रहा है, उसको योजनाओं का लाभ मिले और योजनाओं के माध्यम से आधुनिक तकनीकें हर खेत तक पहुँचे, इसके लिए भी इस योजना में पूरा ध्यान रखा गया है। इसके प्रावधान इस तरह के बनाए गए हैं। बल्कि अगर हम देखें तो और भी जो दूसरी योजनाएँ हैं जिसमें फसल की खरीद को लेकर जो सरकार ने नियम बनाए हैं कि जो लीज़ पर ज़मीन ले रहा है, उसको भी एमएसपी का लाभ मिले, उसके लिए तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं। यानी बकायेदार, बटाईदार जो किसान होते हैं, वो भी अब एमएसपी की से जुड़ी हुई जो योजनाएँ हैं, जो लाभ है उनका जो है वो उनके हिस्सा उनमें अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो पीएम धन योजना की जब हम बात करते हैं, तो उसमें एक बात स्पष्ट रूप से निकल के सामने आती है कि खेती पर प्रत्यक्ष रूप से ज़मीन पर जो खेती करने वाले किसान हैं, जो सीधे तौर पर खेती कर रहे हैं, उनको इस योजना से जोड़ा जाए। ज़मीन के जो मालिक हैं, उन्हें एकमुश्त उसका जो किराया मिलता है, वो किराया मिलने के बाद फिर वे किसी और योजना के लाभ लेने के हकदार नहीं रह जाते हैं। तो ऐसे में जो खेती करने वाला व्यक्ति है, उसको इसका लाभ मिले, इसकी एक बाकायदा व्यवस्था बनाई जा रही है कि अब 2 किसान आपस में मिलकर जो है वो कोई एक लीज़ एग्रीमेंट नहीं कर पाएँगे। जो भी वो एग्रीमेंट करेंगे, उसकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। यानी जो ज़मीन की रजिस्ट्री यानी जिसे हम फार्मर रजिस्ट्री कह रहे हैं, फार्मर रजिस्ट्री में इस बात का उल्लेख होगा कि कोई भी किसान अगर वो ज़मीन का मालिक नहीं भी है और वो किसी ज़मीन पर खेती कर रहा है, तो ज़मीन के उस टुकड़े को यानी उस खेत को इस फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से सरकार तक उसकी जानकारी होगी कि फला ज़मीन पर जो उपज हुई है, वो उपज करने वाला किसान कौन है। तो ये लाभ उसी के खाते में जाएगा। तो इस प्रकार से तमाम योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग यानी जो टारगेटेड वर्ग है, जो किसान हैं, उन तक पहुँचे इसके लिए इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। दूसरा, जो तमाम तरह की योजनाएँ हैं सरकार की, वो चाहे जल संरक्षण को लेकर हो, कृषि वानिकी को लेकर हो या फिर बीज और खाद के वितरण में जो सब्सिडी मिलती है उसको लेकर हो। ये सभी योजनाएँ एक साथ जो है किसानों तक कैसे पहुँचे, इसका समग्र रूप से लाभ कैसे मिले, इसके लिए भी एक फ़ॉर्मूला बनाया गया है, जिसके आधार पर किसानों को एकमुश्त सब्सिडी देने की बात कही जा रही है। जैसा कि हम पहले भी लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पीएम धन योजना जो है वो 100 जिले जो ऐसे जिले हैं पूरे देश में, जिनमें अभी भी कृषि उपज का जो स्तर है, जो उसका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। सबसे कम कृषि उपज वाले 100 जिलों को चिन्हित किया गया है। उसमें लगभग 24,000 करोड़ रुपए की ये जो स्कीम है, इसमें इस राशि का निवेश किया जाएगा, एक तरह से किसानों तक उसको पहुँचाया जाएगा विभिन्न माध्यमों से और इसी में ये समेकित सब्सिडी का फ़ॉर्मूला समाया हुआ है। तो अब जैसे कि सरकार के पास पूरा डेटा है इस बात का कि कौन-सा किसान कितनी खाद, यूरिया इस्तेमाल करता है, उसकी मात्रा सरकार के पास एक रिकॉर्ड के रूप में है और अब सब्सिडी खाद के बोरे पर ना मिलके सीधे-सीधे किसान के खाते में जाए, वो सीधा बाज़ार से उसको खरीदे और मार्केट रेट पर ये देने की बात हो रही है, जिससे कि कालाबाज़ारी जो यूरिया और डीएपी जैसे तमाम जैविक उत्पाद जो तमाम खेती के जो है वो खाद हैं, फर्टिलाइज़र हैं या कीटनाशक हैं, उन पर दी जाती है। तो ये मार्केट से सीधा किसान खरीदे और उसको सब्सिडी उसके खाते में चली जाएगी। जितनी मात्रा उसके खेत की उसको ज़रूरत है उतनी ले लेगा।
अभी शुरुआत में ये किया जा रहा है कि जितनी सब्सिडी उस ज़मीन के मालिक के लिए होनी चाहिए, यानी अगर किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो 2 एकड़ पर जितनी खाद लगाना ज़रूरी है, उतनी ही सब्सिडी उस किसान को मिलेगी, यानी उतनी ही बोरी यूरिया की पहले सब्सिडी पर दी जाएगी। बाद में उसको फिर धीरे-धीरे मार्केट में सीधा शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी सब्सिडी सीधे खाते में जाएगी और फिर वो बाज़ार से अपनी यूरिया, डीएपी खरीद सकेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप होने वाला काम है इस योजना में। साथ ही साथ पर ड्रॉप मोर क्रॉप में उसने स्प्रिंकलर वगैरह अगर अपने खेत में लगाया है, कम पानी में ज़्यादा एरिया में सिंचाई कर रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। जिस किसान ने अपने खेत में जल संरक्षण के दूसरे अन्य उपाय किए हैं, उनको भी सब्सिडी की मात्रा ज़्यादा दी जाएगी। ऐसा भी इसमें प्रावधान करने की बात कही जा रही है कि सपोज़ अगर किसी किसान ने अपने खेत में तालाब बनाया है, कुआँ बनाया है और उसके बाद वो पानी का संरक्षण भी कर रहा है, तो सब्सिडी ज़्यादा मिलनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल। इसमें कही जा रही है। तो ये सब चीज़ें इसमें करते हुए समायोजन करने की बात है और पूरे